सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा 2023 में। चुनावी चर्चा के तहत हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस पर लेकर नियमित रूप से बातचीत करेंगे। इसी क्रम में आज हमारी बातचीत मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियों के सिलसिले में है, जो वहां के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसियों का भाजपाईकरण किया, बड़े खुले मन से स्वागत किया, दिल दरवाजे खोलकर स्वागत किया, खिड़कियां रोशनदान खोलकर स्वागत किया और नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजे के समय अल्पमत में थी, वो वर्तमान में एक अच्छे खासे बहुमत के साथ सत्तारूढ़ है। पर भारतीय जनता पार्टी जो अब चुनाव में जा रही है, उसे लगता है कि भाजपा में प्रवेश के संदर्भ में कहीं कोई बैरिकेडिंग होनी चाहिए, कहीं कोई फिल्टर होना चाहिए, कहीं स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही लोगों को भाजपा में दाखिल होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही है भाजपा? इसे हमें आज समझना है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे वो खास रिपोर्ट जो इस मसले पर हमारे साथी ने तैयार की है। देखिए वो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में नेता दल बदल भी कर रहे हैं। चुनाव के दौरे में आस्था और पट्टा बदलना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने नेताओं को पार्टी में लाने को लेकर नया प्रयोग किया है। इसके लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। ये टोली बीजेपी में आने से पहले नेताओं कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड की स्क्रीनिंग करेगी। इस टोली में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। न्यू ज्वाइनिंग टोली तय करेगी किसको मिलेगी पार्टी में एंट्री। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता कार्यकर्ता को नो एंट्री। महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन अपराधों जैसे मामलों में आरोपी नहीं हो पाएंगे शामिल। पार्टी में एंट्री से पहले छवि का भी रखा जाएगा ध्यान। पीएम सीएम सहित पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी पर भी होगी नजर। पार्टी की टीम उस नेता का सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेगी। मंगलवार को न्यू ज्वाइनिंग टोली की पहली बैठक बीजेपी ऑफिस में हुई। बैठक के बाद कमल पटेल ने कहा, अपराधियों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस कोशिश पर तंज कस रही है। तरफ लोग देख रहे हैं आशाभरी नजर से और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए ज्वाइन कराएंगे। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भाजपा में कोई जगह ही नहीं है। जो भी समाज सेवा करना चाहता, देश सेवा करना चाहता, वो सबको शामिल भारतीय जनता पार्टी में हम करेंगे। देखिए, हम जहां तक जानते हैं 50 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और 100 से ज्यादा जनपद सदस्य भाजपा की अब तक कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। तो भाजपा इनकी चिंता करे। भाजपा तो सिर्फ बेंगलोर और गुवाहाटी के रास्ते लेकर जाती है, अब करेगी सौदेबाजी। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जाति वर्ग को साधने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। इसके जरिए पार्टी प्रदेश के हर क्षेत्र में नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही है। चुनावी साल में इस कोशिश से पार्टी को बड़े फायदे की उम्मीद जगी है। भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे कि भाई बयानबाजी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं सीएम के खिलाफ, कहीं पीएम के खिलाफ कुछ पहले बोला हुआ तो नहीं है। उसके आपराधिक मामलों को भी पड़ताल की जाएगी। पर साथ ही भाजपा इच्छुक है कि नए नए लोगों को शामिल भी कराया जाए। तो इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर सनवर पटेल है, अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी है, मुखर आलोचक है भारतीय जनता पार्टी के, और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए संदीप पौराणिक है। समझेंगे डॉक्टर सनवर पटेल जी से। क्या हो गया पटेल साहब, ऐसे अतीत के किन कांग्रेसियों ने आपके गले की फांस बन गई जिसकी चलते लगा कि अब ऐसा नहीं करना है भाई, जरा देख समझ के लेंगे? थोड़ा समझाइए ना, कौन इतना परेशानी का सबब बना कि ऐलान करना पड़ रहा है कि अब जो भी आएगा ठोक बजा कर लिया जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति प्रारंभ से ही स्पष्ट है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम कुछ भी करें जी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपनी अपनी कार्य पद्धति के हिसाब से काम करती है। उसके कार्यकर्ता भी कैसे होना चाहिए, वो समाज क्षेत्र में समाज की चिंता करने वाले होना चाहिए, वो राष्ट्र की चिंता करने वाले होना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से है। और आपने देखा होगा कि हम 2 से शुरुआत करते हैं और आज दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती। कहीं कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं कि हमारा कार्यकर्ता कोई उलूल जुलूल बयान दे, हमारा नेता कोई उलूल जुलूल बयान दे, कहीं कोई इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं। लेकिन यह स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आएगा, क्योंकि कार्यकर्ता का आना तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है,
कार्यकर्ता का बनना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नए कार्यकर्ता बनना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो भी कार्यकर्ता नए बने, पार्टी के साथ काम करना चाहे, जो समाज क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, वो कम से कम स्वाप छवि के हो, वो इस प्रकार से कोई महिला अपराध, यौन उत्पीड़न, इस प्रकार के लोग ना हो, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति रही है और नीति रही है। तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी पर काम। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा पटेल साहब, आपने बार बार जोड़ दिया कि कोई भी जो कार्यकर्ता आना चाहेगा तो उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसकी छवि वैसी नहीं होनी चाहिए, उसका मामला ऐसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के संदर्भ में पैरामीटर रहेंगे, पर अगर नेता अगर आएगा तो उसके संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। नेता कैसा भी चलेगा, कितना ही खराब बयान क्यों ना दिया हो पूर्व में, उसके संदर्भ में दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता के स्तर पर स्क्रीनिंग रहेगी, ऐसा आप समझाना चाह रहे हैं। दूसरा आपसे समझना चाहता हूं, जिन पे गंभीर किस्म के मामले भाजपा का सदस्य होते हुए भी है, महिला उत्पीड़न के भी है, हत्या जैसे प्रयासों के भी हैं, उनको बनाए रखने पर नए के संदर्भ में स्क्रीनिंग करने, थोड़ा इस विरोधाभास पे भी कोई दृष्टि मिल जाए तो हमारे दर्शक लाभान्वित हो जाए। साहब, आप प्रयास यही कर रहा था, लेकिन मैं शायद आपको नहीं समझा पाया, फिर से कोशिश करता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता भी पहले कार्यकर्ता है जी। हमारा तो शीर्ष नेतृत्व जो है, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भी सबसे पहले ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, कि मैं कार्यकर्ता भाव से आया हूं जी। अमित शाह जी हैं, आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन वो पहले कार्यकर्ता के भाव से वो अपना काम की शुरुआत करते हैं। तो ये नेता या कार्यकर्ता के लिए अलग अलग बात नहीं है। हर नेता पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए मैंने कार्यकर्ता कहा। हर नेता। पटेल साहब, मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूं, भाई पहले भी तो आप ले रहे थे, तब तो आपने कभी ऐसा ऐलान नहीं किया था, हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम पता करेंगे, हम उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे। जो काम का लगा उसे कल का पहना हुआ कांग्रेस का दुपट्टा भगवा का तब्दील करके आपने ले लिया। अब ऐसा क्यों? भाई इतना भर बता दीजिए। भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की बात है, क्या बढ़िया भाषण देते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आनंद आ जाता था, पर उन्हें लेने में तो आपने नहीं सोचा यार कि ये कैसे बोले हैं, पहले किस प्रकार की बात बोले हैं। नरेंद्र सलूजा जी आजकल कमलनाथ जी को पानी पी पी के कोसते, आपके साथी प्रवक्ता है, पर क्या प्रशस्ति गान करते थे कमलनाथ जी का, और कैसे आपके संदर्भ में चीर हरण की कोशिश करते थे, हमने देखा है। तो आपसे जानना यह है कि अतीत के ऐसे कौन से कटु अनुभव हैं जिनसे सबक लेते हुए आपने तय किया कि बस अब बहुत हो गया, ये सब जाना। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे कोई कटु अनुभव नहीं है और ना कोई ऐसा ऐलान है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मापदंड है, जो समाज के लिए काम करना चाहता हो, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हो, वो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। आपने जिन बड़े नेताओं का नाम लिया, अगर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने का तय किया, अगर उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने का तय किया, देखिए वो कांग्रेस में भी थे तो बड़े नेता थे, वो बड़ा चेहरा थे। जब उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी ये कहा कि हमने जो वचन पत्र में वचन दिए हैं उन वचनों को पूरा करना होगा, और अगर हम वचन पूरे नहीं करेंगे तो मैं रोड पर उतरूंगा, तो बड़े ही दम और बहुत ही बड़े घमंड से कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए वो रोड पर उतरे, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में समरस होकर आज जो मध्य प्रदेश को उन्होंने बचाया है 3.5 सालों में। वरना यहाँ तो बस एक सवाल और डॉक्टर सनवर पटेल, अगर ऐसी अभिलाषा के साथ कोई व्यक्ति अभी भी आएगा तो फिर उसके लिए ये शर्तें नहीं रहेंगी जो शर्तें अभी कमल पटेल जी बता रहे हैं, तय है ना? कोई प्रश्न करेगा तो कमल पटेल जी ने जवाब दिया वही जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति थोड़ा विरोधाभास है। एक बार फिर सनवर पटेल जी विचार कीजिएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने तो कह दिया आपको समझा नहीं पा रहा, तो मेरी समझ पे तो आपने सवाल लगा दिया, पर दर्शकों की समझ में आए ऐसा कोई तर्क खोजिएगा कि क्या करना चाहता है। लेकिन मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं, और भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा भाजपा में कर दिया आपने जिसके चलते भाजपा को लगा अब हर कांग्रेसी के लिए भाजपा का दरवाजा नहीं खुलेगा, अब सिलेक्टिव रहेगा, विपक्षी नेताओं को ऐसे ही एंट्री नहीं मिलेगी। पहले देखेंगे, आपका पूरा सीवी देखेंगे, आपका पूरा इतिहास खंगालेंगे, और उसके बाद विचार करेंगे कि भाजपा के लायक आप हैं या नहीं। क्या कहते हैं? भाजपा की शुचिता पे आप सवाल उठाते थे, भाजपा ने वापस शुचिता की ओर ध्यान दे लिया। क्या कहते हैं भूपेंद्र जी? गजब का ध्यान दिया है आपने तो। अभी इनकी बिल्कुल जो है हवा निकाली, और इस हवा निकलती हुई हवा में सूसो सूसो की आवाज आ रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनके दो मुंह हैं।
कहने का अलग है, खाने के अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये दिखाने के दांतों की टोली है जो चर्चा कर रही है। अभी यहाँ पर 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था घोटालों की गारंटी, चोर 70,000 करोड़ के चोर, और उस 70,000 करोड़ के चोर को 3 दिन बाद वॉशिंग मशीन में से निकाल के उसके साथ सरकार बना ली। तो कितना इनने सिलेक्टिव है ये देखिए आप। बाकायदा उसका बायोडाटा चेक कराया, 70,000 करोड़ का इसने घोटाला किया है, ये सिंचाई घोटाला किया है, और उसके बायोडाटा से संतुष्ट होने के बाद उसको अपने साथ उसको सरकार में उप मुख्यमंत्री बना लिया। अब सुना है कि मुख्यमंत्री बनाने वाले। तो इनका अपना एक पैरामीटर है कि हमको जो है कितने करोड़ के घोटाले वाला आदमी हमारे पैरामीटर में फिट होगा। तो ये बायोडाटा इसलिए चेक करते हैं कि 70,000 करोड़ से कम वाला नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा कम है तो थोड़ा छोटे पदों पर उसको देखेंगे। तो ये जो है जो ये काम कर रहे हैं, ये काम जो है पूरा देश देख रहा है। पूरे देश के चोर उचक्के लुटेरे, उनको जो है इनकी वॉशिंग मशीन से गुजर के सफेद कपड़े हो जाते हैं उसके, और जो है उसके बाद बेशर्मी से खीखी करते हैं। देशभक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब देशभक्त लोग हैं जो आए। अच्छा भूपेश जी, एक बात बताइए, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं अब आप? क्या ये जितने लोगों को प्रवेश कराते हैं, अधिकांश तो आपसी ताल्लुक रखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आज बैठक में तय किया है अब हर एक को नहीं कराएंगे, थोड़ा सोच समझ के कराएंगे, थोड़ा ठोक बजा के कराएंगे। तो कितनी राहत की सांस ले रहे हैं दिग्विजय सिंह, कितनी राहत की सांस ले रहे हैं कमलनाथ, वो कितना शांति अनुभव कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी कि भाई अब अपने यहां से लोग ज्यादा जाएंगे वाएंगे नहीं, क्योंकि अब भाजपा सोच समझ कर लेगी। थोड़ी राहत है। हमें तो पहले राहत हुई थी जब ये हमारा तनाव खरीद के ले गए थे जी। कोई आदमी 50-55 करोड़, अब तो इनकी प्राइस भी बता दी, अदालत में बता दी लोगों ने कि 55 करोड़ में इनने एक तनाव खरीदा। पैसे जो है 28 तनाव ये खरीद के ले गए। जो लोग बीमारियां खरीदते हैं उनसे तो हम वैसे ही राहत महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ की बीमारियां ये उठा के ले गए। अब तो इनको ये देखना है कि इनको राहत है कि नहीं है। अरे भूपेश एक बार बताइए, आप अपने यहाँ इतने बीमारियां रखते क्यों हैं? वैसे इसके संदर्भ में कुछ दृष्टि मिल जाए आपसे। आपने कहा हमारी बीमारी ले गए, हमारा तनाव ले गए, ये आप इतने उदार क्यों हैं बीमारियां पालने के लिए? 138 साल पुरानी पार्टी जी। शरीर, स्वस्थ शरीर में भी कई बीमारियां लगती रहती हैं। सनप्पर भाई जानते हैं, अभी तो ये ताजा ताजा इनको मसला है जी। तो इन्हें मालूम नहीं है कि कितने तरह की बीमारियां इनकी पार्टी खरीदती है और कितने तरीके से लोगों को। तो अभी कितनी बीमारियां बची हैं आपके पास में भूपेंद्र जी, या सबसे निजात मिल गई? अब तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं, मेजर कैंसर चला गया, इसी का हमको आनंद है। इसी की हम लोगों को जो है अब तो इनको रेडिएशन कराना है, और इसी रेडिएशन की तैयारी में ये टोली और टोला बन रहे हैं। तो रेडिएशन की तैयारी है, ये दलील है भूपेंद्र जी की। लेकिन मैं संदीप जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं भाजपा की इस सार्वजनिक घोषणा के संदर्भ में। सोच समझ कर लेंगे, ठोक बजा कर लेंगे, चेक चाक करा के लेंगे, क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पिछले कुछ समय से सवाल उठने लगे थे, चाल को लेके, चरित्र को लेके, चिंतन को लेके। अभी मध्य प्रदेश से बार बार हवा आ रही है, पुराने लोगों की तरफ लौटे, पुराने सिद्धांतों की तरफ लौटे, पुराने मूल्यों की तरफ लौटे। उसी दिशा में एक कदम है। देखिए हिमांशु जी, चुनाव करीब है और चुनाव जो ना कराए सो कम है जी। चुनाव से पहले दल बदल बहुत आम होता है जी। और ये दौर चल रहा है सोशल मीडिया का। जी। जैसा आपने पहले कहा ना कि चुनाव से पहले या उससे कई साल पहले उस नेता ने चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की हो या सरकार के खिलाफ की हो, तमाम लोगों के खिलाफ, वो जैसे ही पार्टी बदलता है वो वायरल हो जाते हैं। जी। तो सरकार या राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसके सामने एक संकट खड़ा हो जाता है और जवाब देना आसान नहीं होता है। और इस समय कांग्रेस जो सबसे ज्यादा उपयोग कर रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए दिए गए बयानों को सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी सोचने को मजबूर है, क्या वाकई में ऐसे लोग बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो उसका जवाब पार्टी देगी कैसे? जी। और ये समय ऐसा होता है चुनाव का कि बड़ी तादाद में लौट जिसको हम कहें, ठोकबंद लोग पार्टियां बदलते हैं। यही कारण है कि कमलनाथ जी ने एक अनाउंस किया है कि वो उस व्यक्ति को शामिल करेंगे जिसकी जिला इकाई अनुशंसा करेगी। यानी उन फिल्टर तो उन्होंने भी लगाया है जी। उस व्यक्ति के बारे में पहले जानकारी उनके पास आ जाएगी, उसके बाद वो दल बदल कराएंगे। यही बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी की बात है,
कांग्रेस उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसी स्थिति में आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि जो भी व्यक्ति आपके यहां आए उसके बारे में आपके पास जानकारी हो। ऐसा तो नहीं उसने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ मंच पर खड़े होकर खुलकर बयान दिए हों, सरकार पर आरोप लगाए हों, निजी हमले किए हों नेताओं पर, और उसके साथ साथ उसके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हों जो इशू बन जाए, महिला चरित्र का मामला हो या उत्पीड़न का मामला हो, तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस हमलावर है। संदीप अरोड़ा जी, बीच में मैं रोकना चाहता हूं आपको और आपसे जानना चाहता हूं, क्या भाजपा की दिलचस्पी वाकई अब नेताओं में नहीं रह गई? भाई जो जितना बड़ा नेता होगा वो मोदी जी के खिलाफ उतना बढ़िया भाषण दिया होगा, जो जितना बड़ा नेता होगा उसने शिवराज सिंह चौहान के सम्मान में पिछले समय में कसीदे पड़े होंगे। तो क्या हम माने, क्या भारतीय जनता पार्टी को दिलचस्पी कांग्रेस या विपक्ष के आम कार्यकर्ता में है, बड़े नेताओं में नहीं है? क्योंकि बड़ा नेता ऐसा है कौन जो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कोसे बगैर कांग्रेस में बड़े नेता की हैसियत में होगा? कोई है आपकी निगाह में? तो क्या माने, अब कांग्रेस निश्चिंत रहे, अब उसके यहां से कोई बड़ा नेता नहीं जाएगा? देखिए हिमांशु जी, तय मान के चलिए कि कांग्रेस का ऐसा बड़ा नेता कोई नहीं है जो कांग्रेस बीजेपी में जाने की तैयारी में हो। जिन्हें हम उंगलियों पे गिनते हैं वही बड़े नेता हैं। चाहे विंध्य के गिन लें आप, अजय सिंह को गिन लें, मालवा निमाड़ में चले जाएं, अरुण यादव हो जाएंगे या दिग्विजय सिंह हो जाएंगे, कमलनाथ जी हो जाएंगे, उनके बेटे हो जाएंगे। ये वो नेता हैं जिनकी संभावना नहीं है कि वो बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी की नजर बड़े नेताओं की बजाय उन नेताओं पर है जो विधानसभा स्तर पर सक्रिय है। लिहाजा वो अगर आरोप भी लगाएंगे तो अपने जिलाध्यक्ष पर लगाएंगे, अधिकतम मुख्यमंत्री पर लगाएंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक तो वो जाएंगे भी नहीं। तो मुख्यमंत्री पे आरोप को कंसीडर कर लेंगे सनवर पटेल जी? भाई संदीप अरोड़ा जी का कहना है भाई प्रधानमंत्री के संदर्भ में रिजर्वेशन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अन्य नेताओं का विधानसभा के स्तर पे? मुख्यमंत्री को कोसते होंगे, कंसीडर है। शिवराज सिंह चौहान को तुमने गाली दी है, ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा है क्या सनवर जी? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और मैं बताना चाह रहा हूं शुरुआत से ही कि ये हमारा कोई ऐलान नहीं है, ये तो हमारी नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी की डे 1 से नीति है। भारतीय जनता पार्टी ये अपनी सुचिता के साथ काम करती है। अब हमारे विद्वान साथी जो भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने घोटालों की बात कही। देखिए, धोती घोटाला पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ, जीप घोटाला पहली बार कांग्रेस सरकार में हुआ। क्या बेफोर्स, क्या 2G, क्या 3G, क्या 4G, क्या कोयला घोटाला। अरे घोटालों की तो डेफिनेशन आपने पूरे देश की। अरे सनवर पटेल जी, देखिए आप क्या है ना, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के भी इतिहास को बड़े अच्छे से याद किए हुए हैं। पर भूपेंद्र जी का क्या है, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है। उन्होंने क्या है, महीने, 15 दिन, 2 महीने पुरानी बातों को याद रखा है और भोपाल में जो कहा उसको याद रखा। तो भूपेंद्र जी ने याद दिलाया, मैं भी आपको याद दिलाता हूं। भाई भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आपकी पार्टी के और हमारे देश के सबसे बड़े नेता। उन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी, एनसीपी, नेचुरल करप्ट पार्टी, और उसके खाते में बताए थे 70,000 करोड़। अब भूपेंद्र जी समझ नहीं पा रहे कि भाई जब स्क्रीनिंग इतनी बढ़िया है, रीति नीति इतनी बढ़िया है, तो ये 70,000 करोड़ के घोटाले के मामले का मुख्य अभियुक्त भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदार कैसे हो गया? अब भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने पिछली बार मुझे समझाने में आप नाकाम रहे थे, पर भूपेंद्र जी को तो आप विद्वान मानते हैं, आपने खुद ही कहा विद्वान साथी बैठे हैं, भूपेंद्र जी को तो आप समझा लेंगे। थोड़ा समझा दीजिए ना आप, कैसी स्क्रीनिंग है और क्या जो महाराष्ट्र की स्क्रीनिंग है वही मध्य प्रदेश की भी स्क्रीनिंग रहेगी? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आज जो 70,000 करोड़ के आरोपी, ये कल 70,000 करोड़ के आरोपी नहीं थे, कांग्रेस में थे तो? और अगर कांग्रेस ने थोड़ी कहा कि भाई हमारे को नहीं चलेगा, आपने बताया हमको नहीं चलेगा, इसलिए आपने सवाल कर लिया। कांग्रेस ने बोला क्या? भूपेंद्र जी यहां पे बोले जी। देखिए ये कब किसने नाम लेकर बोला? बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग साफ छवि के लोग हो, वो समाज और देश के हित में काम करने वाले लोग हो। हम तो बिल्कुल आपकी दलील से 100% सहमत हैं। वो भूपेंद्र जी ने असल में शंका पैदा कर दी। उन्होंने कहा भाई ये साफ छवि के लोगों के साथ रहते हैं, ये अजीत पवार किस छवि के हैं? अब आप बताओ सनवर पटेल जी, अजीत पवार किस छवि के हैं? नरेंद्र मोदी जी गलत है या आपकी दलील गलत है? भाई इसका उत्तर मिलना चाहिए ना।
आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने कब कहा अजीत पवार के नाम लेकर बोला? अच्छा, तो ये नेचुरल करप्ट पार्टी जिसको बोला था और 70,000 करोड़ घोटाले का जो आरोप उन्होंने सीधे भोपाल में बोला था, वो किसके लिए बोला था? अच्छा चलिए आप ही बताइए, हमारी तो समझ कम है ना। बता दीजिए, अजीत पवार जी का नाम लेकर बोला, कोई वीडियो बता दीजिए। अरे भाई मैंने अजीत पवार जी का नाम लेकर बोला, 100% आप ठीक बोल रहे थे पटेल जी। ये बताइए किसके लिए बोला था? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा आप बताइए ना किसके लिए बोला था? अगर उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला तो नहीं बोला। अच्छा चलिए मैं बोलता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने तो नाम लेके बोला कि अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। वो उल्टा रहा है, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ में बैटिंग बैटिंग एंड बैटिंग। क्या कह रहे हैं? कौन से कान में आकर बोला मुझे नहीं पता, आपके कौन से कान में आकर बोला, उल्टे कान में बोला, सीधे कान में बोला, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता है। मुझे तो ये पता है कि हम मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी तय कर देती है उस तय के सनोर पटेल जी आपसे वादा रहा, अगली बार जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान जिसमें वो चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग अजीत पवार के लिए बोल रहे हैं ना, आपको जरूर सुनाऊंगा, ताकि आपको गफलत ना रहे कि मेरे दाएं कान में बोला या बाएं कान में बोला। लेकिन मैं भूपेंद्र जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र में जो भी हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अलग ही सम्मान के साथ देखा जाता है। देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की फौज मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही जाती है। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूछने परखने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है चुनावी दृष्टि से भाजपा का यह कदम आपके लिए संकट पैदा करने वाला है, या आज की घोषणा आपको राहत करने वाली है कि आपके लोग आपके साथ बने रहेंगे? भाई भाजपा में नहीं जा पाएंगे क्योंकि पैरामीटर अब सख्त हो गए, उदारता से नहीं है। क्या कहते हैं भूपेंद्र जी, इसका आप स्वागत कर रहे हैं या इसका आप प्रतिवाद कर रहे हैं? भाई हमारे यहां से ले क्यों नहीं जाते? परेशान है हम, कुछ बीमारियां बच गई, उन्हें भी ले जाओ ना भाई। अभी इन्हें सूची जरा इनकी जारी हो जाए जी, फिर इन बीमारियों का भी हम लोग उल्लेख करेंगे। अभी इनके जो तथाकथित देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं जी, जिसके लिए आपसे पूछ रहे थे कि दाएं कान में बोला कि बाएं काल में बोला, जी, तो इनसे मैं छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। जी, यही देव दुर्लभ देशभक्त जो है इनके थे ध्रुव सक्सेना जी, जी, पाकिस्तान की ISI से तनख्वाह लेते थे, बीजेपी के दफ्तर में बैठ के काम करते। जिन इनके जो है जिन बच्चों ने के साथ बच्चियों के साथ सड़क चलते अपहरण करके जो बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ है दतिया में, वो इनके देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के तो बच्चे हैं। जिस व्यक्ति ने जो है जबलपुर में वैदेही ठाकुर की हत्या की, उसे गोली मारी और उसकी जो है उसको अस्पताल में भर्ती करने के बजाय उसको पूरे गांव में घुमाता फिरा कार में रख के, वो इनका देव दुर्लभ कार्यकर्ता ही तो है। और जिस व्यक्ति ने जो है यहाँ पर भोपाल में शराब पीने के चक्कर में अपनी बीवी को गोली मारकर अपनी बच्ची के सामने मार डाला, वो भी इनका देव दुर्लभ पदाधिकारी है। तो ये तो देव दुर्लभ लोगों की बड़ी भरमार एक खदान की खदान है, जहां से खुद देव दुर्लभ निकलता है और वो देव दुर्लभ यही काम करता है। एक बार बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ गए, हम चिंता आपके नेताओं कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं, उन पे आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भाई आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा का ये ऐलान विपक्ष को कितना राहत देने वाला है? भूपेंद्र जी को लग रहा है कि भाई कुछ दल बदल में अंकुश रहेगा, या आपको लगता है इस स्क्रीनिंग के बाद में भी भाई दल बदल तो बड़े पैमाने पर होगा? क्या है आपका आकलन, थोड़ा इसमें तो बताइए ना। हम लोग तो सर मार्च 2020 से राहत में हैं जी। हमारी बीमारियां इनके यहाँ चली गई जी। इनका कार्यकर्ता जो मूल कार्यकर्ता है, सनप्पर भाई भी अभी लेट एंट्री हैं, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता जो बेचारे दरी बिछाते थे जी, वो बाहर सड़क पे खड़े हैं, और जो सौतेले बच्चे जो खरीद के लाए हैं बाजार से, वो बच्चे इनके यहाँ गुलगुले गद्दों पे सो रहे हैं। यही तो संघर्ष, यही तो झगड़ा चल रहा है हर जगह। इसीलिए तो इनको ये पैरामीटर बनाना पड़ रहा है कि आप देव दुर्लभ के चक्कर में नहीं भैया, फिल्टर के चक्कर में लगो। फिल्टर से घुसेगा अंदर आदमी, लेकिन फिल्टर इनने कौन सा लगाया कि वही जो है तो सगे की जगह सौतेलों को महत्व मिल रहा है। ये भूपेंद्र गुप्ता जी की टिप्पणी है। तो संदीप जी फिर से आपके पास में रुक करता हूं, और आप क्या देख पा रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी के बयानों में? राहत देख पा रहे हैं या खींच देख पा रहे हैं? थोड़ा आपका आकलन मिले, क्या देख रहे हैं आप? भूपेंद्र गुप्ता जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, बोले हम तो 2020 मार्च से ही राहत में है, ये राहत के शब्द हैं या खींच के शब्द हैं? क्या कहते हैं संदीप जी?
देखिए हिमांशु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस के कुछ लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन पार्टी का एक वर्ग था जिसने ये भी महसूस किया था कि एक चेहरा जो पार्टी के पास था वो चला गया। वो भूपेंद्र जी की अपनी व्याख्या है जी। लेकिन हिमांशु जी एक चीज मान के चलिए कि आने वाले समय में कोई बड़ा नेता आएगा तो ये पार्टी ने ठीक है कि अपनी लाइन तय कर ली है कि बयान नहीं दिया हो, उसका चरित्र ऐसा हो, लेकिन उसे एंट्री तो मिलेगी। अगर वो वोट जुगाड़ में सफल होगा, वोट का बैंक लेके आएगा, या उम्मीद होगी कि वो सफलता का रास्ता तय कराने में संदीप जी एक बात समझना चाहता हूं आपसे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि पिछले कुछ समय से पार्टी के जो कदम रहे उसने पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में एक अविश्वास और असंतोष पैदा किया? तो ऐसे चुनावी माहौल में पुराने कार्यकर्ता नेता अपने आप को असुरक्षित ना समझें, नए लोग अतिरिक्त महत्व ना पाएं, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। कोई लगातार खबरें क्या आ रही है? खबरें यही आ रही हैं कि जब से अमित शाह सक्रिय हुए, जब से भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णव आए और जब से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख बने, पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। क्या कहते हैं आप? ये ऐलान भी पुराने कार्यकर्ताओं को संबल देने के लिए, हौसला देने के लिए, भरोसा देने के लिए? इसमें दोनों चीजें हैं हिमांशु जी। एक तो भरोसा पैदा करने की कोशिश है और दूसरी तरफ जो नए पदाधिकारी हैं, या आपने जैसा कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर को प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया, भूपेंद्र यादव आए, अश्विनी वैष्णव, तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है पार्टी में। अभी जो समितियां बन रही हैं उसमें भी वही हो रहा है। जो अभी किनारे चल रहे थे जयंत मलैया, उनको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो पुराने लोगों में भरोसा पैदा करने की कोशिश है। वहीं ये भी संदेश देने की कोशिश हुई है कि नए लोगों को पार्टी में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। मैं आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं डॉक्टर सनवर पटेल, आपके लिए एक बयान है मेरे पास में, जरा सुनिए ना। मी काय करणार, आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अजीत पवार चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग। अब बताइए क्या कहते हैं? अरे भाई, कानून किसी ने तोड़ा होगा तो पीसेंगे, जब कानून नहीं तोड़ा तो काय को पीसेंगे? चलिए, कम से कम आपने ये तो कहा ना कि आपके दाएं कान या बाएं कान, आपके दोनों कान में आवाज तो आई ना। पर हमारा विषय अजीत पवार नहीं थे। कुल मिलाकर आपसे आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता को क्या एहसास कराने के लिए, इस पे कुछ कहेंगे सनवर पटेल साहब? भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता, नया नेता सब एक है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर आगे बढ़ रही है। कोई बयान किसी के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, बूथ स्तर और पन्ना स्तर तक और अर्ध पन्ना स्तर तक मजबूत संगठन है। ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ऐतिहासिक सीटें अर्जित करेगी। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नेता, इनकी पूछ परख के साथ ही अब चुनाव मैदान में जाएगी। सनवर पटेल जी का दावा है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस आने जा रहे हैं। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कमान अपने हाथों में थाम रखी है, वो बता रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर स्थानीय नेतृत्व से कहीं ज्यादा शीर्ष नेतृत्व फिक्रमंद है, संजीदा है और तैयारियों में लगा है। पर यह ऐलान भूपेंद्र गुप्ता जी समेत तमाम विपक्षी दलों को कितनी राहत दे रहा है, इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई चुनावी चर्चा में। मुझे दीजिए प्रणाम।